जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है। इसको टॉर्क भी कहते हैं और मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं। तो इसकी सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। डेफिनेशन में हम इसको कहते हैं टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, यानी ऐसी फोर्स जो किसी चीज़ को टर्न कर देती है अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसमें ये जो अबाउट का वर्ड है ना, अबाउट, असल में ये वो वर्ड है जिस पॉइंट के गिर्द बॉडी घूम रहा होता है। नीचे मैंने एक डायग्राम बनाई है, आप देखें कि ये जो डायग्राम है ना, इस डायग्राम में ये मैंने एक नट बनाया और एक स्पैनर बनाया। तो स्पैनर जो घुमा रहा है बॉडी को, वो इस पॉइंट के गिर्द घुमा रहा है, या ये एक एक्सिस ऑफ रोटेशन है जिनके गिर्द घुमा रहा है। तो ये जिन एक्सिस ऑफ रोटेशन के गिर्द वो घूम रहा होता है, वो वाला पॉइंट जो होता है ना, वो पॉइंट अबाउट होता है और उसी को हम पिवट भी कहते हैं। ये डेफिनेशन हो गई। डेफिनेशन के बाद हम इसकी वेक्टर फॉर्म पढ़ लेते हैं, क्योंकि हमने पीछे क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा था। तो टॉ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। तो इसमें आर एक मोमेंट आर्म कहलाता है और फोर्स जो है ये एफ है। और इसकी अगर हम क्रॉस को ख़त्म करें तो साथ हमारे पास एन यूनिट वेक्टर आ जाता है जो डायरेक्शन है। तो डायरेक्शन ऑफ एन यूनिट वेक्टर बाय राइट हैंड रूल, जैसे हमने क्रॉस प्रोडक्ट में पढ़ा था, उसके मुताबिक ही होती है। और ये होती कैसे है? परपेंडिकुलर। ये वाला साइन जो है ना, ये साइन परपेंडिकुलर को रिप्रेजेंट करता है। परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ आर एंड एफ, यानी आर और एफ, मिसाल के तौर पे ये आर है, ये एफ है, आर और एफ मिलकर एक प्लेन बना रहे हैं। तो उस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन होनी है। अब यानी इस प्लेन के परपेंडिकुलर हम इस तरीके से अपवर्ड बनाते हैं, और ये हमने पीछे क्रॉस प्रोडक्ट में इसकी डिटेल पढ़ ली हुई है। फिर मैंने यहाँ पर एक हेडिंग लिखी है मैग्नीट्यूड ऑफ टार्क। मैग्नीट्यूड ऑफ टार्क का मतलब ये है, टार्क को बाद दफ़ा सिंपल फार्मूले के साथ भी लिखा जाता है, टॉ इज इक्वल टू एफ एल। इसमें जो एफ होता है इसको हम फोर्स कहते हैं, और जो एल होता है वो मोमेंट आर्म होता है। मोमेंट आर्म क्या चीज़ होती है? मोमेंट आर्म जहाँ से बॉडी ने रोटेट करना है, वहाँ से लेकर जिस पॉइंट पर फोर्स लग रही होती है उस पॉइंट के दरमियान एक डिस्टेंस होता है जिसको एल से रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये हमेशा 90 डिग्री पर होता है, यानी परपेंडिकुलर होता है। तो इसको मोमेंट आर्म कहा जाता है। और जो ये फोर्स लग रही होती है इसको लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कहा जाता है। और जिस पॉइंट के गिर्द बॉडी घूम रहा होता है उसको पिवट कहते हैं, और जिस एक्सिस के गिर्द बॉडी घूम रहा होता है उसको एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं। इसकी एग्जांपल आप यूँ समझे कि एक फ़ैन है। तो मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे जल्दी से एक बना भी देता हूँ। ये मिसाल के तौर पे हमारे पास एक फ़ैन है और इसके ये 3 पर हैं। तो अब ये जो घूम रहा है ये इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के गिर्द घूम रहा है। ये इस तरीके से, लेट्स से कि ये फ़ैन जो है ना, ये इस तरीके से इस तरह घूम रहा है। तो ये इसके एक्सिस ऑफ रोटेशन है। जिस पॉइंट के गिर्द वो घूम रहा है वो पिवट है। ये मैंने 2 पॉइंट आप लोगों को यहाँ पर समझाने थे, वो मैंने समझा दिए। इसके बाद आ गई साइन कन्वेंशन। याद रखिएगा, हमेशा दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं रेफरेंस, वो हमारा एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव माना जाता है। इसमें आप देख सकते हैं कि जितने भी प्लैनेट्स हैं वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं हमारे रेफरेंस से। और खाने काबे का तवाफ़ जो है वो भी एंटी क्लॉकवाइज होता है। कोई बॉटल को ओपन करना है तो एंटी क्लॉकवाइज होगी, टैप को ओपन करना है तो एंटी क्लॉकवाइज होगा, मोटरसाइकिल का फ्यूल ओपन करना है तो एंटी क्लॉकवाइज होगा, कोई लॉक ओपन करना है तो वो भी एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो इसलिए एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव माना जाता है। फिर आगे इसकी यूनिट, एफ की यूनिट न्यूटन और एल की यूनिट मीटर, तो इसकी यूनिट न्यूटन मीटर होगी। फिर इसकी डायमेंशन आ गई, फोर्स की डायमेंशन हम पहले निकाली हुई है, और एल के लिए लेंथ आ जाएगा, लेंथ और लेंथ मल्टीप्लाई होकर एल स्क्वायर हो जाएगा। बाकी मैंने मोमेंट आर्म, पिवट और एक्सिस ऑफ रोटेशन आपको डिटेल से समझा दिए हैं। फिर इसके बाद आ गया फैक्टर्स ऑन विच टार्क डिपेंड्स। तो टार्क किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है? फोर्स पे। जाहिर बात है, अगर आप फोर्स की वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ करेंगे तो टॉर्क भी इंक्रीज़ हो जाएगा। मोमेंट आर्म की वैल्यू इंक्रीज़ करेंगे तो भी टॉर्क इंक्रीज़ होगा। आपने कभी कभी देखा होगा कि जो ट्रक्स के अंदर टायर चेंज करते हैं तो उनके नट को ओपन करने के लिए वो जो स्पैनर यूज़ होते हैं उसके पीछे एक बड़ा पाइप लगाया जाता है, और फिर उसके ऊपर वो ज़ोर ज़्यादा लगाना आसान हो जाता है। बड़ा पाइप लगाने से एल की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है। जब एल ज़्यादा हो जाएगा तो टॉर्क ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाएगा, यानी टर्निंग इफेक्ट ज़्यादा हो जाएगा, हमें घुमाना आसान हो जाएगा। तो इसका मतलब है, एक तो ये एफ पे डिपेंड करता है, दूसरा मोमेंट आर्म पे डिपेंड करता है, और तीसरा जो है वो एंगल थीटा है। तो थीटा जो है आपको पता है, क्रॉस ख़त्म करें तो ये थीटा आ गया। और आपको पता है कि साइन थीटा की वैल्यू 90 डिग्री पे मैक्सिमम होती है, इसलिए हम लोगों ने कहा है कि मोमेंट आर्म हमेशा 90 डिग्री पर होता है। तो इसलिए 90 डिग्री के ऊपर ये वैल्यू मैक्सिमम आती है। इसमें स्पैनर टाइटनिंग की एग्जांपल मैंने आपको तफसील से समझा दी है कि वो स्पैनर को जब नट ओपन करने के लिए यूज़ किया जाता है तो उसके पीछे एक बड़ा पाइप लगाया जाता है और फिर वो फोर्स लगानी आसान हो जाती है। इसके बाद सिग्निफिकेंस आ गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपने ये एक इक्वेशन पढ़ी हुई है, एफ इज इक्वल टू एम ए। ये इक्वेशन जो है इसमें एफ फोर्स है और ए लीनियर एक्सेलरेशन है। मैंने इसको लीनियर के साथ रिप्रेजेंट किया है। तो ए जो है वो लीनियर एक्सेलरेशन है और उसको कौन डिटरमिन करती है? फोर्स।
यानी फोर्स की वजह से लीनियर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम है, इसको हम चैप्टर 5 में दोबारा भी पढ़ेंगे। ये भी फोर्स ही है, ये लीनियर इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, ये रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। और ये एक्सेलरेशन है तो ये भी एक्सेलरेशन ही है। ये लीनियर एक्सेलरेशन है तो ये रोटेशनल या एंगुलर एक्सेलरेशन है। देखें इसकी शक्ल भी ए जैसी है, बस थोड़ा टेढ़ा सा है। तो टेढ़े का मतलब आप यूँ समझ लें कि रोटेशनल हो गया। तो टॉर्क जो है वो रोटेशनल या एंगुलर एक्सेलरेशन को डिटरमिन करता है, और फोर्स जो है वो लीनियर एक्सेलरेशन को डिटरमिन करती है। उसके बाद आ गया रिजिड बॉडी। और ये इसकी सिग्निफिकेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इसके लिए यूं भी कहते हैं कि टॉर्क जो है वो काउंटर पार्ट है फोर्स का, लेकिन फोर्स लीनियर मोशन में होती है और टॉर्क जो है वो रोटेशनल मोशन में होता है। इसके बाद रिजिड बॉडी कोई भी ऐसा बॉडी जिसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करने से उसकी शेप चेंज ना हो। इसके बाद इस टॉपिक से रिलेटेड शार्ट क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स हैं। तो इससे रिलेटेड शार्ट क्वेश्चन जो है वो 2.20 और 2.21 है, और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल जो है वो 2.12, 2.13, 2.15, 16, 17 और 18 है। इसके बाद असल में तो ये जो क्वेश्चन आता है ना, टॉर्क ऑन अ रिजिड बॉडी, ये डिटेल आती है, राइट नोट ऑन टॉर्क ऑन अ रिजिड बॉडी, लेकिन ये सारी डिटेल उसके अंदर आपने लिखनी होती है, इसलिए मैंने आपको समझा दी है। इसमें हम क्या करते हैं, हम एक ऑब्जेक्ट लेते हैं। ऑब्जेक्ट हम इस तरीके से सपोज करते हैं, मैं इसको अगर आपको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाऊं, तो हमारे पास एक ऐसा बॉडी है जो ना तो पूरे तौर पे एक्स एक्सिस पे है, ना पूरे तौर पे वाई एक्सिस पे है। यानी ये इसका पिवट पॉइंट है, इसको आप ओ कह लें, ये वाला पॉइंट पी है। अब पी के ऊपर फोर्स लग रही है, फोर्स पूरी एक्स एक्सिस पर भी नहीं है, पूरी वाई पर भी नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम इसको दो वेक्टर्स बन गए, एक वेक्टर हमारे पास आर बन गया, एक एफ बन गया। अब हमने इनको कंपोनेंट्स बनाने हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है कि टॉर्क जो है वो तो आर क्रॉस एफ के इक्वल होता है। तो कंपोनेंट्स, एक तरीका ये है कि हम आर के कंपोनेंट्स बनाएं, यानी रिजॉल्विंग मोमेंट आर्म को रिजॉल्व करें और उसके कंपोनेंट्स बनाएं। दूसरा तरीका ये है कि हम एफ के कंपोनेंट्स बनाएं। कंपोनेंट बनाने का तरीका क्या है वो मैं आपको इस बड़ी डायग्राम से दिखाता हूं, कि जब भी हमने लेट्स से कि अगर हमने एफ को रिजॉल्व करना है, उसके कंपोनेंट्स बनाने हैं, तो एफ का एक कंपोनेंट ऐसा ही बनाएंगे जो आर के पैरेलल होगा। यानी कि ये डायरेक्शन आर की है और यही डायरेक्शन इस एफ के कंपोनेंट की है, और जो दूसरा कंपोनेंट होगा वो इसके परपेंडिकुलर होगा। अगर ये वाला एंगल थीटा हो तो फिर ये एंगल भी थीटा होगा, क्योंकि जब भी हम दो पैरेलल लाइंस के दरमियान एक डायगोनल बनाते हैं तो उनके सामने आमने सामने वाले एंगल, जिनको अल्टरनेट एंगल्स कहा जाता है, ये इक्वल होते हैं। आप लोगों के बुक के पेज नंबर 269 पर ये थ्योरम दिया भी हुआ है। अच्छा, थीटे के सामने हमेशा साइन थीटा वाला कंपोनेंट होता है, इसलिए ये वाला कंपोनेंट जो है एफ साइन थीटा हो गया। तो इसमें एक हमारे पास आर ये है और ये उसके परपेंडिकुलर एफ साइन थीटा ये है। यानी एफ साइन थीटा वो फोर्स है जिसकी वजह से टॉर्क प्रोड्यूस होना है। एफ कॉस थीटा से नहीं होना, क्योंकि एफ कॉस थीटा पैरेलल है इसके। तो जो भी फोर्स पिवट के अंदर से गुजरती है, ये फोर्स, ये वाली फोर्स जो है ये पिवट के अंदर से गुजर रही है, इसकी वजह से कभी भी टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा। ये तो हमने क्या किया, इसमें हमने फोर्स को रिजॉल्व किया। हम दोनों तरीके से रिजॉल्व कर सकते हैं, फोर्स को भी रिजॉल्व कर सकते हैं और मोमेंट आर्म को भी रिजॉल्व कर सकते हैं। मैं अगर बड़ी डायग्राम में आपको दिखाऊं तो इसमें अब ये हमारे पास आर है, ये एफ है। इस मरतबा हमने फोर्स को रिजॉल्व नहीं किया बल्कि मोमेंट आर्म को रिजॉल्व किया। तरीका फिर वही है कि ये इसके साथ एक वेक्टर है एफ, तो एक एफ के पैरेलल वेक्टर बना देंगे और एक जो है वो एफ के परपेंडिकुलर वेक्टर बना देंगे। अगर ये वाला एंगल थीटा हो तो फिर ये वाला एंगल भी थीटा होगा, क्योंकि ये वाली लाइन सेम है और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी सेम है। और थीटे के सामने हमेशा साइन थीटा वाला कंपोनेंट होता है, तो ये साइन थीटा वाला कंपोनेंट हो गया और ये कॉस थीटा वाला कंपोनेंट हो गया। और मैंने आपसे पहले बात की है कि जो कंपोनेंट पिवट के अंदर से गुजर रहा होता है उसकी वजह से टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होता। तो इसमें आर कॉस थीटा किधर से गुजर रहा है, ये देखें, ये पिवट के अंदर से गुजर रहा है, तो इसने टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करना। टॉर्क किसने प्रोड्यूस करना है, आर साइन थीटा और एफ ने। अब हम इनको दोबारा देख लेते हैं। इसमें हमने जो कंपोनेंट्स बनाए, थीटे के सामने क्या था, ये वाला कंपोनेंट था एफ साइन थीटा और ये वाला कंपोनेंट था एफ कॉस थीटा। और इसमें जो हमने कंपोनेंट बनाए थीटे के सामने, ये वाला कंपोनेंट था ये आर कॉस थीटा था और ये वाला आर जो है, सॉरी, थीटे के सामने साइन थीटा होता है, ये वाला आर साइन थीटा था और ये वाला आर कॉस थीटा होगा। अब आपको पता है इसमें आर कॉस थीटा पिवट में से गुजर रहा है और इसमें एफ कॉस थीटा पिवट में से गुजर रहा है, इसलिए इनकी वजह से तो टॉर्क प्रोड्यूस होना ही नहीं, ना आर कॉस थीटा की वजह से होना है ना एफ कॉस थीटा की वजह से होना है। तो इस वजह से हम इनको इग्नोर कर देते हैं। बाकी इसमें क्या है, इसमें एफ साइन थीटा और आर परपेंडिकुलर है, तो वो मैंने लिख दिए एफ साइन थीटा और आर। इसमें कौन परपेंडिकुलर है, इसमें देखें आर साइन थीटा
और एफ परपेंडिकुलर है, आर साइन थीटा और एफ परपेंडिकुलर है, तो वो मैंने यहाँ पर आर साइन थीटा और एफ लिख दिए। अब आपको पता है कि ये तो मैग्नीट्यूड है, अगर आपने इसको साथ डायरेक्ट, दोनों सूरतों में आंसर हमारे पास आर एफ साइन थीटा आर एफ साइन थीटा आ गया। तो अगर आपने इस मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना है तो फिर ये वेक्टर बन जाएगा, और इसकी वेक्टर फॉर्म ऐसे भी लिखी जा सकती है, ये क्रॉस प्रोडक्ट के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। थैंक यू वेरी मच।